पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ। नमस्ते, हमारा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं तक्षशिला विधि टॉक। आज हमारे आपके साथ फिर से डॉक्टर राजीव पुंडीर सर हैं। आपको मैंने इनका इंट्रोडक्शन, इनकी बायोग्राफी पिछले वाले शो में बता दी थी। डॉक्टर साहब एमडी सर्जरी हैं आयुर्वेद में और काफ़ी गहन अध्ययन है, काफ़ी गहन इनकी पकड़ है आयुर्वेद में। 40 साल से ऊपर करीब इन्होंने आयुर्वेद को प्रैक्टिस किया है इन डिफरेंट कैपेसिटीज़। आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि पिछले बात जहाँ हमने छोड़ी थी, वहाँ से कि सर्जरी जो है वो सुषुप्त सही है, उसके क्या प्रोसीजर बताए गए हैं, क्या प्रोटोकॉल बताए गए हैं, कौन से यंत्र शस्त्र अस्त्र हैं जो कि बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में, स्पेशली आयुर्वेदिक शास्त्रों में। सो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अपने शो पे मुझे दोबारा बुलाने के लिए। आई एम ऑलवेज एंजॉयिंग अ इट। प्लेजर, सो एम आई। और आपको राम राम, जय श्री राम। जय आयुर्वेद, जय श्री राम। जय आयुर्वेद, जय श्री राम। तो डॉक्टर साहब, आपने पिछली बार कुछ अस्त्र शस्त्र के बारे में बताया था। उनके फोटो आपने मुझे भेजे हैं, तो आप कहें तो वो फोटो मैं दिखा देता हूं, हाँ ताकि हाँ, लोग ये समझें बिल्कुल। कि जब बहुत पहले इंडिया में इस तरीके के जो अस्त्र शस्त्र थे वो एग्जिस्ट करते थे। तो आप ये श्योर। देखिए, डॉक्टर साहब ने मुझे भेजा है और मैं एक एक करके इसको दिखाता हूं। तो 20 प्रकार के बताए थे डॉक्टर साहब ने शार्प शस्त्र। इंस्ट्रूमेंट। हाँ, तो जैसे ये सूची शस्त्र है, अर्धघार शस्त्र है, उत्पल पत्र शस्त्र है, नख शस्त्र है, मुद्रिका शस्त्र है, कुशपत्र शस्त्र है, आटी मुख सलाई। शस्त्र है जी जी और शरीर मुख शस्त्र है। इस तरीके जी। से कई शस्त्र हैं। तो ठीक है डॉक्टर साहब, तो वो शस्त्रों के फोटो मैंने दिखा दिए लोगों को। जी आइए जी। अब आपकी बातें सुनते हैं। जी डॉक्टर देखिए, साहब। किसी भी ऑपरेटिव प्रोसीजर को शुरू करने से पहले शास्त्र कहता है त्रिविध शस्त्र कर्म। त्रिविध शस्त्र कर्म का मतलब है कि पूर्व कर्म, प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर, प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशंस, राइट, जिसमें राइट फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ द ऑपरेटिव थिएटर टू स्टरलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड धूपन एंड everything which we require during the operation, it should be there, it should be in right form. And at you see at the 11th hour कुछ ऐसा हो जाए कि हमें कुछ चीज चाहिए वो ना मिले तो थोड़ा उसमें प्रॉब्लम होता है। तो वो सारी चीजें हमें सोच करके वो पूर्व कर्म में आती हैं। अब आता है प्रधान कर्म। प्रधान कर्म का मतलब होता है जो मेन ऑपरेटिव प्रोसीजर हमें करना है वो इसमें आता है, और उसके बाद होते हैं पोस्ट ऑपरेटिव यानी पश्चात कर्म। तो ये त्रिविध शस्त्र कर्म जो है वैसे के वैसे ही पहले भी थे, आज भी हैं। पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन द रेस्ट ऑफ द टू, बिकॉज अगर वो गड़बड़ हो जाता है तो फिर पेशेंट आपका मेन ऑपरेटिव प्रोसीजर भी फेल हो जाएगा और आपको जो है ना रिजल्ट नहीं मिलेगा। अभी मेन ऑपरेशन में हम जो बेसिक प्रोसीजर्स है हम वो डिस्कस करते हैं। डॉक्टर साहब, अष्टविध शस्त्र कर्म जो है वो सुश्रुत में बताए गए हैं। उनमें से सबसे पहला है छेदन। छेदन का मतलब किसी चीज को एक्साइज करना, नीचे से काटना, राइट। उसके बाद है भेदन। भेदन का मतलब होता है इंसिजन देना, किसी चीज को ऊपर से उसमें भेद कर देना, उसको छेद उसमें, उसको जो है जैसे हम एप्सिस होता है, एक एप्सिस है, चीरा उसमें हम लगाते हैं, नाइफ से चीरा लगाते उसमें चीरा लगाते हैं। वो चीरा जो है लगाना का काम, या किसी का पेट खोलना है उसमें चीरा लगाते हैं ऊपर से, इसको हम कहते हैं भेदन। और हैं। इसके भेदन। बाद आता है वेधन, यानी कि उसकी स्क्रैपिंग करना। स्क्रैपिंग, छेदन, भेदन, लेखन। लेखन स्क्रैपिंग करना। कोई ओल्ड वुंड है, कोई बिगड़ा हुआ केस है, उसमें ऊपर बहुत सारा सल्फ जम,
एक इसका इंस्ट्रूमेंट भी होता है। जैसे आई टेल यू के एक एसाइटिस एक रोग होता है लिवर फेलियर में। उसमें क्या होता है, ये जो फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है एब्डोमेन में, तो उसको निकालने के लिए हमें एब्डोमिनल वॉल में पंक्चर करके उसको निकालना पड़ता है। उसका इंस्ट्रूमेंट भी बताया गया अलग से कैसे निकालना है उसको। और एशन, अगर कोई इसको कहते हैं प्रोबिंग, जैसे कोई डीप सीटेड फॉरेन बॉडी है, उसकी हमें देखना है, तो उसकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की प्रोब्स हैं, आपको उसमें कौन सी यूज करनी है, तो उसमें आपको प्रोब करके पता लग जाएगा कि वो पर्टिकुलर फॉरेन बॉडी कितना डीप सीटेड है और उसको हमें कैसे रिमूव करना है। दूसरे एक तरह के साइनस होते हैं, फिस्टुला होते हैं, जो एक बहुत ही क्रॉनिक टाइप के हो जाते हैं, और आइदर कुछ तो उनमें से बोथ एंड ओपन होते हैं, बाहर भी खुला, जैसे फिस्टुला इन एनो है जिसको भगंदर भी बोलते हैं, उसमें भी प्रोबिंग करके आप पता कर सकते हैं कि ये अंदर का एंड इसका खुला हुआ है या बंद है, बाहर का एंड खुला हुआ है बंद है। इसी तरह से एशन का जो कार्य है यानी प्रोबिंग है, वो प्रोब से किया जाता है। उसके बाद विश्रावण है, ड्रेनेज, जैसे पर्टिकुलरली कोई वुंड है, जैसे उसमें क्या किया जाता है, इंसिजन एंड ड्रेनेज, आईएनडी उसको बोलते हैं, यानी कि पस का बाहर निकालना, फ्लूइड का बाहर निकालना, उसको हम ड्रेनेज बोलते हैं। और उसके बाद ये सब ऑपरेशन जब हो जाते हैं तो कहीं कहीं और अक्सर हमें सीवन कार्य की जरूरत पड़ती है, सूचरिंग, है ना, तो सुई के माध्यम से उसको लेकर के हमें, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सूचरिंग भी बताए गए हैं, वो एक अलग उसकी डिटेल्स है, तो उसको सूचरिंग हम करते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये जो 8 प्रोसीजर है, पहले भी वही थे, आज भी वही। उसके बाद थोड़ा इसमें इम्प्रोवाइजेशन किया गया है। वाघभट्ट ने 5 और तरीके के कर्म उसमें इंक्लूड किए बाद में आके। उसमें सबसे पहले उन्होंने बताया उत्पाटन। उत्पाटन का मतलब है फ्लैपिंग। जैसे प्लास्टिक सर्जरी या रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में जो सुश्रुत ने बताया है कि आप उसके इस प्रदेश से लेकर फ्लैप लेकर के उसका कान बनाओ, या इधर से फ्लैप लेकर के उसका नाक बनाओ, वो मैं थोड़ा डिटेल बता दूंगा आपको, उसको उत्पाटन कहते हैं। उसके बाद आता है मंथन। मंथन का मतलब होता है ये जो है ड्रिलिंग। जब हम कोई पर्टिकुलर, जैसे हमें बोन की सर्जरी करनी है तो उसमें भी आज की डेट में भी हमें ड्रिल करते हैं, या स्कल की सर्जरी करनी है उसमें भी ड्रिल करके हमें कई बार पस निकालनी पड़ती है और इस तरह की चीजें करनी पड़ती हैं। उसके बाद है कुट्टन। कुट्टन बोलते हैं प्रिकिंग को। ये उत्पाटन और कुट्टन दोनों प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड है मेनली। उत्पाटन का मतलब फ्लैपिंग है और कुट्टन का मतलब है प्रिकिंग। जब हम छोटे छोटे जो स्किन के जैसे 1 by 1 सेंटीमीटर का हम पार्ट लेकर के किसी, जो अगर कोई वुंड जैसे क्रॉनिक हो जाता है, वो भर नहीं रहा है, उसके ऊपर हम उसको ट्रांसप्लांट करते हैं, उसके ऊपर लगाते हैं, तो वो एक जब वो पार्ट लिया जाता है तो उसके ऊपर हम बहुत सारे प्रिक कर देते हैं, ताकि जब हम इसको वहां पे लगाएंगे, इसको ट्रांसप्लांट करेंगे, तब जो उसके नीचे फ्लूइड इकट्ठा होता है, वो उन जो छोटे छोटे हमने छेद किए हैं उसमें, उनके थ्रू वो बाहर निकलता रहे, उसके नीचे कलेक्शन नहीं हो। एंड देन द हीप प्रोसेस ऑफ हीलिंग इट इंक्रीजेज मेनी फोल्ड, राइट सर। तो उसके बाद है ग्रहण, यानी किसी चीज को पकड़ना, पकड़ के बाहर निकालना। जैसे स्टोन की सर्जरी है, ब्लैडर में स्टोन है, आपने ब्लैडर पूरा खोल लिया लेकिन वहां स्टोन पड़ा हुआ है, तो हमारे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं पकड़ने के लिए, उससे पकड़ के हम उसको स्टोन को बाहर निकालते हैं, ठीक है। और लास्ट में है दहन। दहन का मतलब कॉटराइजेशन, अग्निकर्म। जैसे आपने अभी बात की, आपको एक ये कॉर्न हो गया है, एक कॉर्न में दहन कर्म किया जाता है, इसको जलाया जाता है। ये जो आप कर रहे हैं, ये दिस इज एन इनडायरेक्ट सर्जरी, इनडायरेक्ट कॉटराइजेशन विद द हेल्प ऑफ ये कॉर्न कैप में जो एसिड होता है, राइट। लेकिन अगर आप ये नहीं करना चाहते तो एक प्रोब जो होती है इस काम के लिए,
उसको गर्म करके और इसके ऊपर लगा करके इसको धीरे धीरे जला दिया जाता है, उससे ये खत्म हो जाता है। इसी तरह से अच्छा, जब वेरियस ऑपरेशन, एक मिनट, वेरियस बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं और उसमें ब्लीडिंग होती है, तो जो आर्टरीज और वेन्स की जो कट जाती है उनकी ब्लीडिंग चेक करने के लिए, उनको ओब्लेटरेट करने के लिए वहां पर छोटे छोटे दहन किए जाते हैं और ब्लीडिंग वहां पर एट दैट टाइम बंद हो जाती है। तो ये मेन प्रोसीजर्स जो हैं, बेसिक प्रोसीजर्स हैं, ये पहले भी वैसे ही थे, आज भी वैसे ही है। डॉक्टर साहब मैं ये मेरा पूछूं कहने का कि मतलब है। सबसे जो एंशियंट रिकॉर्डेड सर्जरी है कि पहली बार सर्जरी कब की गई इंडिया में, ऐसा कुछ आइडिया है क्या, या आपको कुछ ऐसा एक मोटा मोटी अंदाज मिलता हो? देखो, सुश्रुत संहिता से पहले 4 संहिताओं का वर्णन है, 4 कौन संहिताओं का वर्णन है। अभी मैं जरा उनको आपको बता देता हूं, एक मिनट अगर आप होल्ड करेंगे तो। होल्ड करिए सर। ये है सर, मैंने आपको फोटो भेजी है 23, वो निकाल के पोस्ट करो आप। ओके 23 लिखा है क्या? एक मिनट कैन यू रुकिए। फाइंड इट? 23 लिखा है, हाँ। हाँ, ये इसको पोस्ट करो आप। जी। औपधानेव, औरब, औपधेन, सौश्रुत और पोष कलावत, ये 4 तंत्र सभी शल्य तंत्रों के मूल हैं, प्रवर्तक है, लेकिन ये अवेलेबल नहीं है। अब ये किस काल में हुए, कब हुए, ये तो मतलब रिसर्च का विषय है, मैं नहीं कह सकता। लेकिन क्योंकि सुश्रुत जो है वो श्री प्रभु श्री राम के काल में हुए, विश्वामित्र भी उसी समय पैदा हुए, वो सॉरी अवेलेबल थे विश्वामित्र जो है, तो कम से कम अगर हम इसका जो कालखंड क्या हो, ये कब हुआ, वो लगाए, तो जो भी राम का काल रहा होगा, चाहे वो आज से 10,000 साल पुराना हो, 1 लाख हो, क्योंकि वो त्रेता युग में हुए थे, तो अब वो कितना बैठता है ये मैं नहीं कह सकता। तो उस समय से आपको इसको लेना पड़ेगा, क्योंकि उसी समय धन्वंतरी थे जो काशी के राजा थे, उनके पास वो पढ़ने के लिए गए थे, तब सर्जरी हो रही थी। सुश्रुत ने तो पूरी की 1000-1500 साल पहले सर्जरी होती थी क्या? 1000-1500 साल पहले सर्जरी होती थी, मगर बुद्ध के समय में सर्जिकल प्रैक्टिस को बैन कर दिया गया था, उसको इन्होंने लिया हिंसा में। दे कंसिडर्ड इट एज ए वायलेंट प्रोसीजर, इसलिए उन्होंने इसको बंद कर दिया था। और इससे हमारी हिस्ट्री में हमारे जो सर्जिकल साइंस है उसका बहुत नुकसान हुआ। बाद में मुगल आए और बाद में फिर अंग्रेज आए, तो एक तरह से ये हमारे जो साइंसेज हैं ये धीरे धीरे विलुप्त होती चली गई। ये अब 1947 के बाद आप समझिए, ये दोबारा से जब आयुर्वेद में कोर्स शुरू हुए तब से ये धीरे धीरे ऊपर आई है। तो इन पे अभी काफी रिसर्च किया जाना बाकी है? नहीं, रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी है, इनको खाली आपको प्रैक्टिस में लाना बाकी है। अभी जैसे मैं बताता हूं आपको, जैसे मैंने सर्जरी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो मोदी जी के आने से पहले कोई कोई हमको बोल देता था यार कि सर्जिकल प्रैक्टिस तो आपको अलाउड नहीं है, और मैं उनको बोलता था कि यार जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन सर्जरी में किया है और वो भी एक यूनिवर्सिटी की डिग्री मेरे पास है, तो कैसे अलाउड नहीं है। यही बात मोदी जी ने समझी, पकड़ी, और एक नोटिफिकेशन आयुष मंत्रालय से जारी करवाया गया, जिसमें उन्होंने एक पूरी लिस्ट दी है कि व्हाट काइंड ऑफ सर्जरीज आर अलाउड टू द पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स ऑफ आयुर्वेदा। उसमें जनरल प्रैक्टिस, जनरल सर्जरी सारी है। और जब ये लिस्ट आ गई तो एक किस्म से मोदी जी ने हमको लीगल कवर दे दिया उसका। सो नोबडी कैन चैलेंज अस नाउ, वो तो लीगल और कवर। अभी कौन कौन सी सर्जरी है जो आयुर्वेद के उसमें बाहर है, क्योंकि उनको भी तो आयुर्वेद की प्रैक्टिस में जोड़ना चाहिए, आयुर्वेद कोई ठहरा तो रहना नहीं चाहिए, उसमें हाँ, भी तो आयुर्वेद है एडिशन। ऑफ कोर्स। तो ये सारी सर्जरी जो है ये अलाउड है, और
बाकी जो मेजर सर्जरीज हैं मैं आपको बताता हूँ, जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट है, लिवर ट्रांसप्लांट है, ये सर्जरीज तो धीरे धीरे सीखने की हैं। और इसमें क्या है, उस जमाने में एट दैट टाइम जब उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी की, और हेड ट्रांसप्लांट सर्जरी का भी हमारे शास्त्र में सुश्रुत संहिता में उल्लेख है, तो उसकी हिस्ट्री है, मैं बताता हूँ उसकी डिटेल अभी आपको। तो वो जो है जब इनका है तो अगर आयुर्वेद का जो संज्ञाहरण विज्ञान था, एनेस्थीसिया का जो विज्ञान था, मुझे ऐसा लगता है वो जो 4 जो शास्त्र बताए गए हैं वो जरूर उनमें रहा होगा, नहीं तो बिना संज्ञाहरण के, बिना एनेस्थीसिया के आप सर्जरी कोई भी नहीं कर सकते। Anesthesia is the basic requirement for any kind of surgery in present era and not in present but in ancient era also. आप कैसे करोगे अगर आपका पेशेंट जो है he is struggling and is not cooperating in the pain? तो जैसे जैसे अभी भी आज की डेट में जब भी हमको इस तरह की सर्जरी करनी होती है तो हम एलोपैथी के जो डॉक्टर होते हैं एनेस्थीसिया के, उनको बुलाते हैं कि भाई आप आपका काम आप करो, हमारा काम हम करेंगे। और सबसे बड़ा क्वेश्चन इसमें क्या है डॉक्टर अभिषेक, हाउ आयुर्वेदिक सर्जरी एंड एलोपैथिक सर्जरी डिफर? भाई कैसे डिफरेंस है इनमें, लोग पूछते हैं। बेसिक टेक्निक, बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स में कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस इज एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन। हमारे ऑइंटमेंट अलग है, नेचुरल रिसोर्सेज से आए हुए हैं, हमारे एंटीबायोटिक्स अलग हैं, जिसको हम एंटीबायोटिक कह सकते हैं। हमारी बुक्स में उनका एंटीबायोटिक की तरीके से उल्लेख नहीं है, बट पेन किलर्स है, उस डेड बूढ़ गर्भ जिसको बोलते हैं, उसकी सर्जरी करके उसको कैसे बाहर निकालना है। और अच्छा, ये सब भी हाँ, ये सब है। और स्टोन की सर्जरी है, स्टोन की सर्जरी है, यानी खाली ऑर्गन ट्रांसप्लांट छोड़ के ऑलमोस्ट हर चीज का वर्णन है। देखिए मैं आपको बताता हूं, सुश्रुत संहिता का 16वां अध्याय सूत्र स्थान का, नोट करिए, सुश्रुत संहिता का सूत्र स्थान का 16वां अध्याय, वो कर्ण वेधन से शुरू होता है। हमारे यहाँ हिंदुओं में, सनातन में एक कर्ण वेधन संस्कार होता है जिसमें कान को छेदा जाता है और ये बाली पहनाई जाती है। पहले उसका प्रोसीजर बताया है, फिर ये बताया है कि अगर किसी का ये बाहर का पिन्ना है, अंदर का पिन्ना है, अगर किसी का जन्मजात ये नहीं है तो उसको कैसे बनाना है, और अगर किसी का जो ये पिन्ना है, ये लड़ाई, ये तलवार से कट गया है तो उसको कैसे बनाना है, रिपेयर कैसे करना है। फिर वो बताते हैं कि किसी की अगर नाक कट गई है तो उसको रिकंस्ट्रक्शन कैसे करना है। पूरा श्लोक है, गंडात उत्पाट्य मानसेन, यानी कि गंडात, ये गंड प्रदेश जो है, इससे एक फ्लैप इस तरह से लीजिए आप उसको रिवर्स करके, कि एक तरफ से वो जुड़ा रहे ताकि उसकी ब्लड सप्लाई जो है वो हिंडर ना हो। और फिर ये जो एरंड की जो तना होता है, छोटे छोटे वो खोखले होते हैं, उनको आपको किस तरीके से सांस लेने के लिए अंदर डालना है, और फिर उसके ऊपर से आपको उसकी नोज की शेप कैसे देनी है, पूरा वर्णन है कंप्लीट। मैंने आपको उसकी फोटो भी भेज रखी है, आप चाहे तो दिखा सकते हैं। 26A 26A, यस सर, A and B बोथ। पहले 26B दिखा देते हैं फिर। हाँ, पहले B दिखा दीजिए आप। जी, रोग के द्वारा या किसी शत्रु के द्वारा नासिका कट जाने पर उसको जोड़ने की विधि का यथावत वर्णन करता हूँ। छिन्न नासिका के बराबर किसी वृक्ष का पत्ता लेकर उसके बराबर ही कपोल से कुछ संबंध रखते हुए चर्म युक्त मांस काटकर कटे नाक के अग्रभाग का विलेखन करके उस स्थान पर वह मांस लगाकर सुई से सीवन कर्म करके बंधन लगाकर सावधानी पूर्वक शीघ्रता से जोड़ देवे। उसके पश्चात नासा के रक्त
शस्त्रों में 2 एरेंडनाल प्रवेश कर नासा को कुछ ऊंची उठाकर दोनों को जोड़ ठीक तथा स्वाभाविक नासिका की तरह देखकर बंधन लगा देना चाहिए। पश्चात उस पर लाल चंदन, मुलेठी और रसरौत का महीन चूर्ण छिड़कना चाहिए। फिर श्वेत पिचू, रुई या वस्त्र से ढककर तिलों के तैल से बार बार सेचन करते रहना चाहिए। पूर्व भोजन के ठीक जीर्ण होने के बाद घृत पान कराना चाहिए। पूर्व भोजन के ठीक जीर्ण होने के बाद घृत पान कराना चाहिए। स्त्रिग्ध होने पर युक्ति पूर्वक विरेचन कर्म कराना चाहिए। जब ठीक तरीके से संबंधित नासा का रोहण हो जाए, उस दशा में उसके कपोल संबंधित हिस्से को काट देना चाहिए। अगर नहीं है तो नहीं, मिल जाएगा, 27 है ना। उसमें बताया गया है कि किसी की जो ये 27 में बताया गया है कि आपने कुछ बच्चों का देखा होगा, होंठ कटे हुए होते जन्म से। नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको। यही है, यही है ना, कटे हुए होंठ का नीचे पढ़ो आप, सबसे नीचे। कटे हुए होस्ट या जन्मजात विकृत होस्ट का संधान भी नासा संधान के अनुसार करना चाहिए। भेद केवल इतना ही है कि इसमें एरेंडनाल का उपयोग नहीं होता। इस प्रकार जो वैद्य नासा तथा ओष्ठ के संधान को भली भांति जानता हो, वह राजाओं की चिकित्सा करने में जी। इसके बाद पढ़ा नहीं जा रहा है। नहीं, इसके बाद खत्म है ये। अच्छा, हाँ, तो इसमें आपकी जो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी है, प्लास्टिक सर्जरी है, ईयर की आ गई, नोज की आ गई, और क्लेफ्ट लिप की आ गई, जिसको हम हेयर लिप भी बोलते हैं, और अंदर अगर क्लेफ्ट पैलेट है उसको फिर आप अपने हिसाब से करेंगे जरूर, क्योंकि अगर आप क्लेफ्ट पैलेट की रिपेयर नहीं करते हैं और खाली लिप की करते हैं तो वो फेल हो जाएगा। तो दीज आर द सर्जरीज। अभी इसमें एक रेफरेंस, और मैं ये भी बता देता हूं आपको, सुश्रुत संहिता में बोन फ्रैक्चर का पूरा एक पार्ट अलग से है, पूरा चैप्टर अलग से है। फ्रैक्चर की आपको रिडक्शन कैसे करनी है, और अगर डिसलोकेट हो जाता है तो उसको रिड्यूस कैसे करना है, कैसे उसका बंधन करना है, और क्या क्या आपको बाद में दवाइयां देनी है, वो सारा है। वो चैप्टर भी अलग से है। तो ये आपके दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि जैसे ट्यूमर्स हैं, सुपरफिशियल ग्रोथ है, जैसे आपको हो गई है ये, और जैसे लाइपोमा है, सिस्ट है, वो सब कैसे निकालनी है। पाइल्स के ऑपरेशन है, पाइल्स के 2-3 तरह के ऑपरेटिव प्रोसीजर हैं, जिनमें एक बिल्कुल स्पेशल एक शार्ट सूत्र ऑपरेशन जो मैं करता हूं, उसमें एक अलग तरह का थ्रेड बनाया जाता है। इट इज टोटली ए ब्लडलेस सर्जरी, और इस थ्रेड को जो पाइल के मासिस होते हैं उनके रूट में हम लाइगेट कर देते हैं, और लाइगेट करके वो 3-4 डेज में वो मतलब दे आर ऑलमोस्ट डेड एंड दे फॉल देमसेल्व्स विदाउट एनी फर्दर ब्लीडिंग। ठीक है डॉक्टर साहब, इसको सरप्राइज करते हैं 5 मिनट में। हाँ, एक सेकंड, एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें है कि डॉक्टर साहब, इसका जो सबसे, जिसको हम कह रहे थे ना एडवांस ट्रांसप्लांट सर्जरी, सुश्रुत के फर्स्ट चैप्टर में उसका वर्णन है। और अगर आप 28 आपके पास अगर है तो वो दिखा सकते हैं आप। इसमें है रेफरेंस ऑफ हेड ट्रांसप्लांट ऑफ दक्ष प्रजापति बाई अश्विनी कुमार, फोटो नंबर 28 अगर मिल जाए तो। 28? यस सर, लास्ट है ये। नहीं, 28 तो नहीं है सर। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं आपको।
जी। लोगों को वो पता होगा ना कि जब सती जो है वो भस्म हो गई थी और दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान किया था, तो भगवान शिव ने क्रोध में आकर के अपने ससुर जो दक्ष प्रजापति थे उनका सिर जो है धड़ से अलग कर दिया था। तो बहुत जो है देवताओं में हाहाकार मचा और अश्विनी कुमारों से प्रार्थना की गई इस सिर को अब आप जोड़ो। तो उन्होंने उस दक्ष प्रजापति के कटे हुए सिर का संधान किया था। ये सुश्रुत संहिता में इसका डिटेल तो नहीं है पर इसका रेफरेंस है। अब ये रेफरेंस आप इसको एग्जीक्यूटिव सर वो भी कह सकते हैं, एक तरह का कोई बोस्ट ऑफ नॉलेज भी कह सकते हैं, मगर मैं इसलिए उसको नहीं मानता क्योंकि उसमें एक सेंटेंस है जो प्रूव करता है कि ये हुआ होगा। वो सेंटेंस ये है कि द कॉस्ट ऑफ दैट सर्जरी वाज ह्यूज एंड नोबडी कुड अफोर्ड इट। जब किसी ने इसको अफोर्ड करने की एक्सेप्ट नहीं किया, जो और देवता लोग थे वो इंद्र के पास गए और इंद्र अफोर्डेड द ह्यूज कॉस्ट ऑफ सर्जरी। ये इसमें लिखा हुआ है। तो अगर ये फेक होता तो किसी को ये कैसे पता होता कि इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा थी उस समय? वो नहीं होता। So the whole surgery or procedure or surgical process of head transplant of Daksh Prajapati by Ashwini Kumar was funded by none other than Indra Devta, because he was very rich. So here I sum up the references and other details about surgical practice in Ayurveda as described in Sushruta Samhita. That is why the world accepts that Sushruta is the father of surgery. ठीक है सर, तो इसको ठीक है सर, इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। जी जी, और फिर आपसे उम्मीद है कि आपके दर्शकों को और आपको पसंद आएगा। जी बिल्कुल, और हम लोग फिर से और भी एपिसोड करते रहेंगे कितनी कितनी टॉपिक्स पे, और बातचीत और चर्चा आपसे जारी रहेगी अन्य विषयों पर भी। जी जी, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय आयुर्वेद, जय आयुर्वेद। थैंक यू।